गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे थे। तो पीरियोडिक टेबल में हमने जो पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री है वो स्टार्ट कर दिया था, और उसमें हमने सबसे पहले देखा था क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था वो लेवॉइजर का क्लासिफिकेशन था। लेवॉइजर के बाद फिर हमने देखा था डॉबरिनियर्स ट्रायड, और डॉबरिनियर ट्रायड के बाद हमने देखा था न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। तो ये क्लासिफिकेशन हमने देख लिया था। न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ के बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आया, ठीक ना, वो क्लासिफिकेशन आया बाय लोथर मेयर। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लोथर, दूसरे का नाम था मेयर। तो उन्होंने जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल था उस पीरियोडिक टेबल को ग्राफिकल फॉर्म में उन्होंने प्लॉट किया था, और जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आया वो ग्राफिकल फॉर्म में आया। तो नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है इसका नाम है लोथर मेयर प्लॉट। तो लोथर मेयर प्लॉट। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि डॉबरिनियर के बाद जितने भी साइंटिस्ट आए सबने जो पैरामीटर उठाया टू रिलेट द प्रॉपर्टीज़ वो था एटॉमिक मास। अब लोथर मेयर इन्होंने भी जो पैरामीटर उठाया वो उठाया एटॉमिक मास। इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज किया, और अरेंजमेंट जो है वो ग्राफिकल फॉर्म में इन्होंने किया। ग्राफिकल फॉर्म में भी इन्होंने जो ग्राफ बनाया वो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ इन्होंने बनाया। तो देखो, इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोथर मेयर है, लोथर मेयर, तो लोथर मेयर प्लॉट में इन्होंने एक प्लॉट जो बनाया, तो प्लॉट जो था वो कुछ इस तरीके का था। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया आपके पास एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का इन्होंने एक ग्राफ यहाँ पे बनाया। ठीक, अब एटॉमिक वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि जो डेंसिटी होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो एटॉमिक वॉल्यूम का यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है कि एटॉमिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, एटॉमिक वॉल्यूम इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, या एटॉमिक मास लिख सकते हैं, या इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो यहाँ से हम लोग एटॉमिक वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वेट बाय डेंसिटी। ये दोनों चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है, तो यहाँ से ये चीज़ें देखकर एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब उन्होंने क्या किया, जो डिफरेंट एलिमेंट्स थे उन डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम कैलकुलेट किया और एटॉमिक मास भी कैलकुलेट किया, और उस कैलकुलेशन को, ठीक ना, यहाँ पे उन्होंने प्लॉट किया। इसमें लोग पूछ रहे हैं, ठीक ना, कि नोट्स कब मिलेंगे? तो नोट्स मैंने ऑलरेडी एक PDF फॉर्म में आपको भेज रखा है, ठीक ना। तो वो नोट्स आपका प्रिंटेड फॉर्म में है, और वो ग्रुप में नहीं शेयर हुआ तो मैं फिर से कर दूंगा उसको। तो उसको पढ़ना ही है। साथ में जो हम लोग लिख रहे हैं इसके शॉर्ट नोट्स भी आपको रफ कॉपी में बनाते चलने हैं। ये नहीं कि इसको नहीं बना रहे सिर्फ उसी से पढ़ना है, ना, इसके भी शॉर्ट नोट्स आपको अपनी कॉपी में बनाते चलना है। और एक आपको प्रिंटेड फॉर्म में PDF मिला भी है। तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको समझ लो ध्यान से। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का जब ग्राफ बनाते थे, तो जैसे आपके पास मान लो एलिमेंट है आयरन, तो आयरन का एटॉमिक वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इक्विवेलेंट वेट बाय डेंसिटी। तो यहाँ से जो है हमें क्या मिल जाएगा? एटॉमिक वॉल्यूम। तो एटॉमिक वॉल्यूम, जैसे सपोज करो कि कुछ एटॉमिक वॉल्यूम हमें मिला, ठीक, और यहाँ पे उसने क्या रखा? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जो होगा, तो एटॉमिक मास जो है, जैसे आयरन का एटॉमिक मास कितना है? 56। तो एटॉमिक मास उसने यहाँ पे रखा, और जो एटॉमिक वॉल्यूम है जो कि उसने यहाँ से कैलकुलेट किया, ठीक है ना, तो एटॉमिक वॉल्यूम को उसने यहाँ पे रखा। तो आयरन का कोऑर्डिनेट यहाँ से हमें मिल गया, ठीक है ना। ये जो कोऑर्डिनेट है किसका मिला आपको? आयरन का, Fe का। इस तरह से उसने डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वॉल्यूम था उसको कैलकुलेट किया,
और उस कैलकुलेशन को या उस कोऑर्डिनेट को उसने यहाँ पे प्लॉट किया, ठीक ना। डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका जो कोऑर्डिनेट था वो उसने यहाँ पे प्लॉट किया, और उन कोऑर्डिनेट्स को जब उसने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने पर उसको जो ग्राफ मिला, ये जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे अपने पास जो ग्राफ मिला वो कुछ इस तरीके का ग्राफ उसको यहाँ पे मिलता है, ठीक। तो इस तरीके का एक इंक्रीजिंग ग्राफ उसको यहाँ पे मिला, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक ना। एक बार फिर समझ लो इसको कि जैसे सपोज करो आयरन है, ठीक। तो आयरन का एटॉमिक मास कितना है 56, और उसने उसका जो एटॉमिक वॉल्यूम है, तो एटॉमिक वॉल्यूम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया, तो एटॉमिक वॉल्यूम यहाँ रखा होगा और एटॉमिक मास यहाँ, तो यहाँ से कुछ आयरन का कोऑर्डिनेट उसको यहाँ पे मिला होगा, ठीक ना। यहाँ पे कोऑर्डिनेट किसका मिल गया होगा, आयरन का। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम उसने इस तरह से यहाँ पे रखा, और यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते चले गए, ठीक ना। क्या मिलते चले गए, कोऑर्डिनेट्स। और उन कोऑर्डिनेट्स को जब उसने ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने पर, इन कोऑर्डिनेट्स को जब ज्वाइन करने पर इस तरीके का एक इंक्रीजिंग ग्राफ उसको यहाँ पे मिलता है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह का जो है इंक्रीजिंग ग्राफ मिला। अब इस ग्राफ की खास बात क्या थी, ये ग्राफ एक्सेप्ट क्यों किया गया, ठीक ना। तो इस ग्राफ को एक्सेप्ट इसलिए किया गया क्योंकि इस ग्राफ में वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है, वे सिमिलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं कि वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी, वे सिमिलर पोजीशंस को क्या कर रहे थे, ऑक्यूपाई कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जैसे एल्कली मेटल्स, ठीक। तो एल्कली मेटल जो है आपके कौन कौन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम। तो ये जो अपने एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, एक जैसी होती है। तो इस कारण से एल्कली मेटल जो थे वो एक जैसी पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो एल्कली मेटल जो थे वो पीक्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे। अब याद रखने की बात क्या है कि एल्कली मेटल्स किसको ऑक्यूपाई कर रहे थे, पीक्स को। तो यहाँ पे अपने पास जैसे इस पॉइंट पे लिथियम मिल रहा था, इस पॉइंट पर अपने पास क्या मिल रहा था, सोडियम, इस पॉइंट पर आपको पोटेशियम, इस पॉइंट पर रुबिडियम, और इस पॉइंट पे हमें मिल रहा था सीसियम, ठीक। तो एल्कली मेटल जो थे वो पीक्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे। इसी तरह से जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। हालांकि बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है, पर उसको भी एल्कलाइन अर्थ मेटल में हम लोग रखते हैं। तो जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो ये जो एलिमेंट्स थे, ये एलिमेंट्स आपका डिसेंडिंग पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहे थे, ठीक है। किसको ऑक्यूपाई कर रहे थे, ये डिसेंडिंग पार्ट को, यानी डिक्रीजिंग पार्ट को। तो यहाँ पे अपने पास ये हो गया आपका बेरिलियम। बेरिलियम के बाद यहाँ पे अपने को मिल रहा था मैग्नीशियम, ठीक ना। बेरिलियम के बाद ये आपका मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे, ठीक ना, ये इस तरह का ग्राफ है। ये जो डिसेंडिंग पार्ट है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग पार्ट। डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग, ठीक। तो डिक्रीजिंग पार्ट पर एल्कलाइन अर्थ मेटल जो थे वो यहाँ पे इसको ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो मैग्नीशियम के बाद यहाँ पे अपने पास कैल्शियम, कैल्शियम के बाद यहाँ पे अपने पास स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद यहाँ पे इस तरह से अपने पास कौन था, बेरियम, ठीक। तो डिसेंडिंग पार्ट को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो थे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे। इसी तरह से जो हैलोजेंस है, हैलोजेंस अपने कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन। तो ये अपने हैलोजेंस है जिसमें एसिटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है। तो हैलोजेंस असेंडिंग पार्ट को ऑक्यूपाई कर रहे थे। असेंडिंग पार्ट मतलब इंक्रीजिंग पार्ट। तो जो इसमें असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग पार्ट, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आपको मिल रहा था फ्लोरीन ना, इस पॉइंट पर अपने को क्या मिल रहा था, फ्लोरीन। इस पॉइंट पर अपने को क्या मिल रहा था, क्लोरीन। इस पॉइंट पर अपने को क्या मिल रहा था, ब्रोमीन। इस पॉइंट पर अपने को क्या मिल रहा था, आयोडीन, ठीक। तो ठीक ना, जो आपके हैलोजेंस है, हैलोजेंस कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन। तो हैलोजेंस जो थे, हैलोजेंस की प्रॉपर्टी एक जैसी होती है। तो हैलोजेंस एक जैसे पोजीशन को ऑक्यूपाई कर रहे थे, और ये सब असेंडिंग पार्ट या इंक्रीजिंग पार्ट को ये ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोथर मेयर जो था, ठीक ना, लोथर मेयर, ये दो साइंटिस्ट थे। इन दो साइंटिस्ट ने एक ग्राफ बनाया, ठीक। उस ग्राफ की खास बात क्या थी, जो की फीचर था वो क्या था उस ग्राफ का, कि उस ग्राफ में जब एलिमेंट्स को प्लॉट किया गया, ठीक ना, वो ग्राफ जो था वो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में बनाया गया। और जो की फीचर था वो ये था
कि उस ग्राफ में वे मेटल्स या वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी वे सिमिलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं इस ग्राफ के फीचर्स लिख रहा हूँ। तो इसमें अगर कोई पूछ ले कि इस ग्राफ का फीचर क्या है, यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो इसको। यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो वो पूछ लो आप, ठीक ना। इससे रिलेटेड डाउट ही पूछना है, ये अननेसेसरी कोई डाउट यहाँ पे नहीं पूछना है। सीसीएम, तो सीसीएम फ्रांशियम, सीसीएम के बाद फ्रांशियम आएगा, लेकिन जो फ्रांशियम है वो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अच्छा, इसके बाद देखो जो इस ग्राफ के फीचर्स थे, तो फीचर्स क्या थे अपने पास, फीचर्स ऑफ द ग्राफ। तो फीचर्स ऑफ द ग्राफ, तो इसमें देखो सबसे पहला फीचर ये था इस लोथरमेयर का कि इसमें आपके पास जो ग्राफ था, तो दिस ग्राफ वॉज प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास के बीच में ये ग्राफ को प्लॉट किया गया था, ठीक। अच्छा, इसमें जो इसका पीडीएफ है, ठीक ना, तो पीडीएफ आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक ना। तो पीडीएफ भी एक बार रीड करना, उसमें ये सब जो है लिखा हुआ है, आपको प्रिंटेड फॉर्म में वो मिल जाएगा। लेकिन ये सब पॉइंट हमें याद होने चाहिए। इसके बाद सेकंड जो है इसमें, तो सेकंड पॉइंट ये है कि इस ग्राफ में उसको मिला क्या, ठीक। तो इस ग्राफ में उसको ये मिला कि द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशंस इन द कर्व। जो अपने पास कर्व था, ठीक ना, कर्व अभी मैंने बताया आपको कि कर्व इस तरह से एक इंक्रीजिंग ग्राफ आपको इस तरह से मिला था। इस ग्राफ की खास बात यह है कि वे एलिमेंट्स, ठीक है ना, जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, यानी एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है, ठीक। तो वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी वे सिमिलर पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल जैसे जो एल्कली मेटल्स थे, ठीक ना, एल्कली मेटल्स, तो एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई पीक्स ऑफ द कर्व, ठीक ना। तो एल्कली मेटल्स ऑक्यूपाई पीक्स ऑफ द कर्व। जो पीक्स था, पीक समझते हो आप लोग, ये इसको बोलते हैं पीक, ठीक। तो जो पीक जो था इसको एल्कली मेटल ऑक्यूपाई करते हैं इस ग्राफ में। तो देखो एक साल एक क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार कि एक एलिमेंट है, ठीक ना, वो एलिमेंट लोथरमेयर प्लॉट में पीक को ऑक्यूपाई करता है। उसके बाद क्वेश्चन और भी था आगे कि जब उसका फ्लेम टेस्ट करते हैं तो फ्लेम टेस्ट वो गोल्डन येलो कलर का करता है। तो फ्लेम टेस्ट तो खैर अभी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि अगर वो एलिमेंट पीक को ऑक्यूपाई करता है, तो पीक को अगर वो ऑक्यूपाई करता है तो वो एलिमेंट कौन सा होगा, आपका एल्कली मेटल, ठीक। यानी एलिमेंट आपका लिथियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है और सीसियम हो सकता है। और जो गोल्डन फ्लेम कलर देता है आपको, ये सोडियम देता है, ठीक ना। सोडियम को जब बर्न करते हैं फ्लेम में, सोडियम आयन को, तो ये गोल्डन येलो कलर का फ्लेम हमें देता है। तो वो खैर फ्लेम टेस्ट में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये बोल दे कि एक एलिमेंट है जो कि लोथरमेयर प्लॉट में पीक्स को ऑक्यूपाई करता है, तो हमें ये पता चल जाना चाहिए कि अगर वो पीक्स को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो एलिमेंट जो होगा वो एल्कली मेटल होगा। वो एल्कली मेटल्स किसको ऑक्यूपाई करते हैं, पीक को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है, थर्ड के बाद फोर्थ, कि जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स थे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, ठीक। जो डिसेंडिंग पार्ट है या जो डिक्रीजिंग पार्ट है, ठीक, डिक्रीजिंग पार्ट इसको बोलते हैं डिसेंडिंग पार्ट। तो डिसेंडिंग पार्ट को कौन ऑक्यूपाई कर रहे थे उसमें, एल्कली अर्थ मेटल्स, ठीक है। उस समय बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, तो जितने एलिमेंट्स नोन थे उतने एलिमेंट्स का उन्होंने ग्राफ बनाया था।
तो बहुत सारी फैमिलीज भी जो थी वो कंप्लीट नहीं हुई थी। इनफैक्ट मेंडलीव के टाइम तक भी बहुत सारी जो फैमिलीज हैं, जैसे बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, तो ये सब फैमिलीज भी जो थी वो कंप्लीट नहीं थी, ये सब फैमिलीज भी जो थी वो आपकी इनकम्प्लीट थी। तो इसमें जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ये इस ग्राफ में डिसेंडिंग पार्ट को ऑक्यूपाई करते हैं, ये हमें याद रखना है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है इसमें वो ये है कि जो हैलोजेंस है, तो हैलोजेंस की डिस्कवरी उस समय तक हो चुकी थी, और हैलोजेंस में उन्होंने ये देखा कि जो इंक्रीजिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है, उनको ऑक्यूपाई कौन कर रहे थे? हैलोजेंस। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। तो हैलोजेंस ऑक्यूपाई द असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व, असेंडिंग पार्ट ऑफ द कर्व। असेंडिंग पार्ट मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज असेंडिंग पार्ट? यानी कि इंक्रीजिंग पार्ट। तो जो इंक्रीजिंग पार्ट है उसको हैलोजेंस ऑक्यूपाई कर रहे थे। हैलोजेंस आपको पता है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, तो ये अपने हैलोजेंस है। अच्छा, इसके बाद लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ, हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे आपके, तो 6 है आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द मिनिमा ऑफ द कर्व। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे ये कर्व के मिनिमास को ऑक्यूपाई कर रहे थे। मिनिमा मतलब जो मिनिमम पोर्शन है, ठीक ना, इसको मिनिमास बोलते हैं। ये आपका मिनिमा है, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पे? मिनिमा। जो मैक्सिमम पार्ट होता है उसको मैक्सिमा बोलते हैं, और जो ये है आपका जो मिनिमम पार्ट है इसमें, इसको क्या बोलेंगे? मिनिमा, ठीक ना। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा भी है, मैक्सिमा मिनिमा। जहाँ पे स्लोप 0 होता है वहाँ पे अपने को मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। तो खैर, जो मिनिमास थे, इन मिनिमास पे आपको ट्रांजिशन एलिमेंट मिल रहे थे। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से? हमने कहा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक ना। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स थे वो हमें इन मिनिमास पे मिल रहे थे। तो इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है। तो देखो, आपको मैंने 4 फीचर बताया इसके, कि अल्कली मेटल जो हमें अब याद रखना है, इस ग्राफ का जो की पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक ना, और जिस पर क्वेश्चन कई बार बन भी जाता है। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि जो एल्कली मेटल है, तो एल्कली मेटल किसको ऑक्यूपाई कर रहे थे? पीक्स को, ठीक ना। जो पीक था कर्व का उसको कौन ऑक्यूपाई कर रहे थे? एल्कली मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल किसको ऑक्यूपाई कर रहे थे? तो जो डिसेंडिंग पार्ट है या जो डिक्रीजिंग पार्ट है। इसके बाद जो इंक्रीजिंग पार्ट है, तो इंक्रीजिंग पार्ट को कौन ऑक्यूपाई कर रहे थे? हैलोजेंस। और जो मिनिमास है, ठीक ना, ये मिनिमास, तो मिनिमास को कौन ऑक्यूपाई कर रहे थे? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, ठीक ना। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, तो उसको मैं अलग से लिखवाऊंगा आपको जब सही समय आएगा, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी। जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर जो एलिमेंट बच जाते हैं डी ब्लॉक में, उनको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक ना। ये डेफिनेशन पीरियोडिक टेबल वाले पार्ट में हम लोग लिखेंगे, अभी नहीं, अभी सिर्फ मैंने बता दिया। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है, ठीक। तो अभी तक हमने ये देखा कि लोथर मेयर प्लॉट में ये 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लोथर, दूसरे का नाम था मेयर। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया वो ग्राफिकल फॉर्म में दिया। यहाँ पे ग्राफ बनाया गया। अब कोई अगर पूछ ले कि भाई ये ग्राफ किसके किसके बीच में बनाया गया है, तो वाई एक्सिस पे किसको रखा गया? एटॉमिक वॉल्यूम को। और एक्स एक्सिस पे किसको रखा गया? यहाँ पे एटॉमिक मास को, ठीक। तो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का एक ग्राफ यहाँ पर बनाया गया। ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला हमको। इसके फीचर्स आपको मैंने बता ही दिए कि पीक्स पे कौन ऑक्यूपाई करेगा, डिसेंडिंग पार्ट कौन ऑक्यूपाई करेगा, असेंडिंग पार्ट कौन ऑक्यूपाई करेगा, और मिनिमास को कौन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये सब नॉलेज हमें होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसका लिमिटेशन, ठीक ना। इस ग्राफिकल पीरियोडिक टेबल का लिमिटेशन क्या था? तो लिमिटेशन ये था कि इस पीरियोडिक टेबल को याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था, ठीक ना, क्योंकि जिसको कोऑर्डिनेट्स की सही नॉलेज थी, ठीक ना, तो वो तो इसको समझ सकता है, लेकिन कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की अगर सही नॉलेज हमें नहीं है तो इस ग्राफ को याद रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि ये जो पीरियोडिक टेबल था, इट वाज डिफ़िकल्ट टू स्टडी। कोऑर्डिनेट के बेसिस पर इसको स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। पीरियोडिक टेबल जो है वो ऐसा होना चाहिए जो समझने में आसान हो, ठीक। और दूसरा पॉइंट ये है कि लोथर मेयर के जस्ट बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आ गया, और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को समझना काफ़ी आसान था और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी थे, इसीलिए इस पीरियोडिक टेबल को रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे जो इसके लिमिटेशन है, लिमिटेशन
तो दिस पीरियोडिक टेबल वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टडी। इसको स्टडी करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क था। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू स्टडी बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द ग्राफ, यानी कि ग्राफ में एलिमेंट्स के जो पोजीशन है उसको याद रखना बहुत डिफिकल्ट काम था। भाई पीरियड टेबल आपने देखा ही है, जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें हम लोग ग्रुप वाइज या पीरियड वाइज किसी तरह से उसको याद रखते हैं। यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में उसको याद रखना बहुत ही कठिन काम था। और इसके जस्ट बाद मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी आ गया, तो इस कारण से इसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक ना। तो लोथर मेयर की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल आया, इस पीरियोडिक टेबल का नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और जो हम आज पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका लगभग 99% जो काम था वो किसने कर दिया था? मेंडलीव ने, ठीक ना। मेंडलीव के टाइम तक 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक ना। मेंडलीव के टाइम तक कितने एलिमेंट नोन थे? 63। उसने भी वही पैरामीटर उठाया जो उससे पहले साइंटिस्टों ने उठाया था, और उसने भी जो पैरामीटर उठाया वो उठाया एटॉमिक मास। उसने एक टेबल बनाया और उस टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज करना शुरू किया। जब उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से उनको अरेंज किया तो उसने ये देखा कि एक वर्टिकल कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उन वर्टिकल कॉलम्स को उसने नाम दिया ग्रुप्स। तो एक ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है, ठीक ना, एक जैसी है। क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक जैसे हैं। तो इस कारण से उसका पीरियोडिक टेबल जो है काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, काफ़ी चला उसका पीरियोडिक टेबल। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी थे, लेकिन उसके बहुत सारे डिमेरिट्स भी थे, ठीक है। तो सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है इसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक ना। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट है इसमें मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट जो पीरियोडिक टेबल है इसका नाम है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल जो है, मेंडलीव के टाइम तक टोटल कितने एलिमेंट नोन थे? 63। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, ठीक ना, इसमें एक पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन कई बार आ भी जाता है, ठीक ना। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इस पर, और ये एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट गिवन है। तो एट द टाइम ऑफ मेंडलीव 63 एलिमेंट्स वर नोन, ठीक। मेंडलीव के टाइम तक कितने एलिमेंट नोन थे? 63, ठीक। इसके बाद उसने क्या किया? इन एलिमेंट्स को अपने टेबल में, ठीक ना, अरेंज करना शुरू किया। और जब उसने अपने टेबल में इनको अरेंज किया तो अरेंजमेंट जो था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे था या इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे था। तो जो अरेंजमेंट था वो था अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ कि ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स। तो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक ना। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसने क्या किया? इन एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब उसके बाद मिला क्या, ठीक ना, उसको कि जब उसने इस तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से इन एलिमेंट्स को जब अरेंज किया तो उसने ये देखा कि वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है, उन वे सभी एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर ग्रुप में उसको मिल रहे थे, ठीक ना। तो उसने ये देखा कि ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है, सिमिलर प्रॉपर्टीज, ठीक ना, बिलोंग टू सेम वर्टिकल कॉलम,
तो वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी वे एक वर्टिकल कॉलम को क्या कर रहे थे, बिलोंग कर रहे थे। ठीक, बात करते हैं कि उसका जो पीरियोडिक टेबल था वो दिखता कैसे था, यानी कि उसने पीरियोडिक टेबल को बनाया कैसे था। तो नेक्स्ट बात करेंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल बनाया था, ठीक ना, तो उसने टोटल 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे जिनको उसने ग्रुप बोला था। ठीक, और 7 यानी कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे जिसको उसने पीरियड्स बोले थे। तो यहाँ पे जब मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, तो पीरियोडिक टेबल जब उसने बनाया इस तरह से, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक ना, 7 और 8, तो इधर भी लिख लेते हैं। तो ये आपका हो गया 7। ठीक, ये ठीक ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, एक सिंप्लीफाइड पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे मैं मेंडलीव का। तो यहाँ पे अपने पास जो है ये हो गया फर्स्ट वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम्स को उसने नाम दिया ग्रुप्स। ठीक, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकंड, ठीक ना। तो फर्स्ट के बाद ये अपना हो गया इस तरह से सेकंड, सेकंड के बाद ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये अपना हो गया इस तरह से 8। ठीक, तो उसने टोटल ग्रुप्स कितने बनाए, 8, ठीक ना, 8 ग्रुप्स बनाए और 7 हॉरिजॉन्टल रोज उसने बनाए। ये जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, ठीक ना, तो इनको उसने पीरियड्स का नाम दिया, ठीक ना। क्या नाम दिया इसको, पीरियड्स। तो ये हो गया 1, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल इस तरह से उसने 7 पीरियड्स बनाए, ठीक ना। जो हॉरिजॉन्टल रोज थे इसको उसने क्या नाम दिया, पीरियड्स। तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवन्थ पीरियड। तो टोटल इस तरह से 7 पीरियड थे। अब उसने क्या किया कि जितने ग्रुप्स थे, ठीक ना, एक से लेकर कितने ग्रुप थे, 8। इन 8 ग्रुप्स को वर्टिकल कॉलम का नाम उसने रखा ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रोज का नाम क्या रखा उसने, पीरियड्स। तो इन 8 वर्टिकल कॉलम्स को या इन 8 ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, ठीक ना। तो यहाँ पे जैसे अपने पास जो फर्स्ट ग्रुप है, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया अपना। तो फर्स्ट ग्रुप को 2 सब ग्रुप में से डिवाइड किया, ए और बी। इस तरह से 2 को भी 2a और 2b, 3 को भी 3a और 3b, 4 को 4a और 4b, 5 को 5a और 5b, 6 को 6a और 6b, 7 को 7a 7b। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास ये जो ग्रुप्स हैं, तो अपने पास ये कितने ग्रुप्स हैं अपने पास, 7। तो इन 7 ग्रुप्स को 2 सब ग्रुप में उसने क्या किया, डिवाइड किया। 8वें ग्रुप को, ये जो 8वां ग्रुप है, इसको 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं रखा, ए बी सी इस तरह से कोई नाम नहीं रखा। और इसको कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया, 3। तो देखो इसको मैं फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे अपने पास जैसे ये जो फर्स्ट ग्रुप था, इसको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, 1a और 1b। इस तरह से 2 को 2a और 2b, 3 को उसने डिवाइड किया 3a और 3b, 4 को उसने डिवाइड किया 4a और 4b, 5 को उसने डिवाइड किया 5a और 5b, 6 को उसने डिवाइड किया 6a और 6b, 7 को उसने डिवाइड किया 7a और 7b। अच्छा, ये जो 8th था, 8th वाले को 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया और कोई इस तरह से नाम नहीं रखा। तो यहाँ पे अपने पास 1 2 और 3, ठीक ना। कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया उसने, 3। तो इस तरह से उसने 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है ना। तो इस तरह से
किसने लिखा है कि सर डू वी नीड टू लर्न मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल थ्रू आउट। तो इसको जब आप बना रहे हो तो इसका मतलब जाहिर सी बात है याद तो रखना ही है, ये जो पीरियोडिक टेबल है ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो एलिमेंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्शन और इसके कुछ फीचर्स पे क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। हमें जो याद रखना है वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर अपने को याद है, ठीक है ना, तो ये अपने आप याद हो जाता है। तो अभी फिलहाल इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका मैं डिज़ाइन आपको समझा रहा हूँ कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बनाया कैसे गया। अगर इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पे क्वेश्चन आया नहीं है, और अगर इसको याद करना है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल मिलता जुलता है। ठीक, इनफैक्ट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो इसी से बना हुआ है, तो इसीलिए इसको पहले हम लोग समझ रहे हैं, फिर आएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। अब इसमें जो 8th आपका जो 8th ग्रुप है उसमें वो 3 सब ग्रुप में डिवाइडेड है। और फिर क्या हुआ कि मेंडलीव ने क्या किया कि इस टेबल को उसने फिल करना शुरू किया, और जब उसने फिल किया तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया। ठीक, तो देखो पहला जो एलिमेंट था वो अपने पास था हाइड्रोजन। पहला एलिमेंट कौन सा था आपका? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को उसने इस तरह से यहाँ पे रखा। अब मेंडलीव के टाइम तक भी नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो हाइड्रोजन के बाद जो हीलियम था वो उस समय डिस्कवर नहीं हुआ था, तो हीलियम का कहानी खत्म। इसके बाद फिर उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज करना शुरू किया। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स को इस तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। उसने ये देखा कि वे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है वो एक ग्रुप को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है ना। लिथियम के बाद यहाँ पे कौन आएगा? सेकंड ग्रुप में अपने पास कौन आएगा भाई? बेरिलियम। थर्ड में कौन आएगा? बोरॉन। तो यहाँ पे अपने पास बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक, अब इसके बाद ठीक ना, यहाँ पे अपने पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। पहले मैं एलिमेंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, एल्युमिनियम, गैलियम। इसके बाद इसके फीचर्स की भी बात करेंगे। तो गैलियम, इंडियम, थैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है अपने डी ब्लॉक, तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट थे, तो यहाँ पे अपने पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, सॉरी कैल्शियम, स्कैंडियम जो है वो आपका 3B से शुरू होता है ना। तो ये थोड़ा सा गलत बॉक्स में लिख दिया इसको, जो आपका 3B है, तो 3B से यहाँ से स्कैंडियम शुरू होता है 4th पीरियड में। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। कॉपर के नीचे Ag के नीचे है Au, कॉपर, Ag, Au, ठीक ना। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, इनको कॉइनेज एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे कॉइन बनाए जाते हैं, ठीक ना। कॉपर, Ag और Au। इसके बाद जिंक, कैडमियम और मरकरी। इसके बाद इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नेटियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम। इसके बाद यहाँ पे अपने पास लैंथेनम, हाफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, और यहाँ पे अपने पास एक्टिनियम। इस तरह से, ठीक, ये आपका रेडियम हो गया। यहाँ पे अपने पास फ्रांशियम भी है, Fr, लेकिन ये रेडियो एक्टिव है। तो देखो ये कुछ एलिमेंट्स हमने लिखे हैं यहाँ पे। इस तरह से उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर इन एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया था। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेंडलीव के टाइम तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक, किसी ने क्वेश्चन पूछा है सर रेडियम इज अ मेटल? यस, रेडियम इज अ मेटल। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है मैं ये बता रहा था यहाँ पे कि मेंडलीव के टाइम तक नोबल गैस की जो डिस्कवरी थी वो नहीं हुई थी। जब उसने अपना ये पीरियोडिक टेबल दे दिया तो उसके कुछ समय के बाद नोबल गैसेस जो थी वो डिस्कवर हो गई। ठीक,
और उस समय जो सबसे फेमस पीरियोडिक टेबल था वो मेंडलीव का था। तो उन्होंने क्या किया कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल जो ग्रुप्स थे वो कितने ग्रुप्स थे, 8 ग्रुप थे। उन्होंने क्या किया कि इसी में एक ग्रुप और जोड़ दिया और इस ग्रुप का नाम रखा जीरो ग्रुप। तो यहाँ पे एक ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया गया और इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया, जीरो ग्रुप, ठीक है ना। और जीरो ग्रुप में नोबल गैसेस को रखा गया। तो यहाँ पे अपने पास ये हो जाएगा हीलियम, हीलियम के नीचे कौन आएगा भाई, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक। तो ये जो थे आपके, ये अपने क्या हो जाएंगे, नोबल गैसेस हो जाएंगे। यहाँ पे अपना एक होमवर्क और है कि एलिमेंट्स का अब आपको सिंबल और एलिमेंट्स का नाम पता होना चाहिए, ठीक। क्योंकि आप लोग क्लास 10 से 11th में आ गए हो और 10th तक तो कुछ एलिमेंट्स के नाम हमें पता ही थे। 11th में पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स का सिंबल और नाम हमें पता होना चाहिए। अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछे एन, तो एन का फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है ना। ये कौन सा एलिमेंट है आपका, नाइट्रोजन। एफ क्या है, फ्लोरीन। पी क्या है, फॉस्फोरस। सीएल क्या है, क्लोरीन, ये तो हमें पता है। नीचे आते हैं, वाई क्या है, तो इट्रियम, क्या बोलते हैं इसको, एट्रियम। जेड क्या है, जर्कोनियम। एनबी क्या है, नियोबियम। एमओ क्या है, मॉलिब्डेनम। डब्ल्यू क्या है, टंगस्टन। आरई क्या है, रेनियम। आरयू क्या है, रुथेनियम। आरएच क्या है, रोडियम। आरएन क्या है, रेडॉन, ठीक। अच्छा, आर ए क्या है, आर ए है रेडियम। एल ए क्या है, लैंथनम। एच एफ क्या है, हाफनियम। बी आई क्या है, बिस्मथ। टी ए क्या है, टी ए टैंटलम। पी ओ क्या है, पोलोनियम। एस बी क्या है, एंटीमनी। ए एस क्या है, आर्सेनिक। टी आई क्या है, टाइटेनियम। एस एन क्या है, टिन। जी ई क्या है, जर्मेनियम। आई एन क्या है, इंडियम। टी एल क्या है भाई, तो थैलियम। एच जी क्या है, मर्क्यूरी। बी ए क्या है, बेरियम। ए यू गोल्ड, है ना, ऑरम भी बोलते हैं। ए जी सिल्वर, अर्जेंटाइट। सी यू क्या है, कॉपर। के क्या है, कैलियम या पोटेशियम बोलते हैं इसको। एन ए क्या है, नेटियम या सोडियम बोलते हैं। एल आई जो है, लिथियम। आर बी रुबिडियम। सी एस सीसियम। तो खैर एलिमेंट्स का जो सिंबल है ऐसी सेलेनियम। तो एलिमेंट्स का जो सिंबल है और एलिमेंट्स का जो नाम है ये बिल्कुल हमें याद होना चाहिए। कल को मैं बोलता आई आर, आई आर का पूरा नाम क्या है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्या बोलेंगे, इरिडियम, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल तो तब याद रखोगे ना जब एलिमेंट्स याद होंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट्स और उनके सिंबल हमें बिल्कुल याद होने चाहिए और ये धीरे धीरे याद भी हो जाता है, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब पीरियोडिक टेबल याद करेंगे तो ये धीरे धीरे जो है वो आपको याद भी हो जाएगा। अच्छा खैर, तो देखो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने थे, 8 ग्रुप थे और उसमें एक ग्रुप जोड़ दिया गया तो अपने पास ग्रुप कितना हो गया, 9 ग्रुप हो गया। 9th ग्रुप जो है इस ग्रुप का नाम क्या रखा गया, जीरो ग्रुप नाम रखा गया। जीरो ग्रुप में किसको रखा गया, नोबल गैसेस को रखा गया, ठीक। और उसके बाद पीरियोडिक टेबल का नाम भी चेंज हो गया। तो पीरियोडिक टेबल का नाम हो गया मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक। तो अगर कोई पूछता है कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने हैं, तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप कितने बताओगे आप, 8, ठीक। और मेंडलीव मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने हैं, तो 9, क्योंकि इसमें एक ग्रुप जुड़ चुका है और ये ग्रुप अपने पास कौन सा ग्रुप है आपका, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप इसमें हमने क्या किया है, जोड़ दिया। अच्छा, इसके बाद फीचर्स मैंने बताई दिए कि 1 से लेकर 7 तक के जो ग्रुप्स थे इनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, ए और बी। और जो 8वां ग्रुप था इसको कितने सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, 3, ठीक ना। नाम नहीं रखा गया, ए बी सी इस तरह से कोई नाम नहीं रखा गया। अच्छा, इसके बाद जो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक ना, तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि जो आपका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसके मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, किसी ने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, हु फाइंड दिस ऑल नोबल गैसेस। तो इनकी डिस्कवरी अलग अलग टाइम पे हुई है, ऐसा नहीं कि किसी एक साइंटिस्ट ने सारे नोबल गैसेस को डिस्कवर कर दिया। सबसे पहले आर्गन डिस्कवर हुआ, इसके बाद दूसरे एलिमेंट्स भी धीरे धीरे करके डिस्कवर होते चले गए। तो इनकी डिस्कवरी धीरे धीरे होती गई और जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई इस पीरियोडिक टेबल में उनको प्लेस करना उन्होंने शुरू कर दिया। खैर, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। अब नेक्स्ट बात करेंगे इस पीरियोडिक टेबल के कुछ फीचर्स। फीचर से पहले जो
मेंडलीव था, तो मेंडलीव ने यहाँ पे एक लॉ दे दिया। मेंडलीव से पहले जो लॉ चल रहा था वो था न्यूलैंड का, ठीक ना। और न्यूलैंड का लॉ क्या चल रहा था? न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ। उसने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को म्यूज़िक से रिलेट किया था कि जैसे म्यूज़िक में 7 नोट्स होते हैं और 7 के बाद 8वां रिपीट करता है, उसी तरह से नेचर में 7 एलिमेंट के बाद 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिपीट करती है। तो ये लॉ चला था न्यूलैंड का। न्यूलैंड के बाद जब मेंडलीव आया और उसने अपना ये पीरियोडिक टेबल दिया, तो उसने इस लॉ को जो है वो चेंज किया और नया जो लॉ यहाँ पे उसने दिया उसका नाम रखा गया मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ठीक। तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो है तो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, उसने अपना एक लॉ दे दिया। लॉ मतलब नियम या रूल, ठीक ना। तो उसने एक अपना लॉ दिया और इस लॉ के बेसिस पर उसको एक नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो लॉ क्या था? उसने ये देखा कि जब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जा रहा है, तो सर्टेन टाइम इंटरवल पर एलिमेंट्स जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट कर रहे हैं, ठीक। यानी कि जो एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मास से रिलेटेड है। तो उसने इस तरह से इसको लिखा कि द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक। किसी ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि सर जो जीरो ग्रुप है वो स्टार्टिंग में होगा। तो देखो ऐसा नहीं है, ये जो जीरो ग्रुप है इसको यहाँ भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको एडिशनली ऐड किया गया है। तो जीरो ग्रुप को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है, और जीरो ग्रुप को लास्ट में भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है। जैसे एनसीईआरटी में ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जीरो ग्रुप को स्टार्टिंग में रखा जाए, ठीक ना। कुछ बुक्स में, स्टैंडर्ड बुक्स में जो जीरो ग्रुप है उसको लास्ट में रखा जाता है, ठीक। तो जीरो ग्रुप को इसी ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा है तो कि जीरो ग्रुप को स्टार्टिंग में भी रख सकते हैं और जीरो ग्रुप को लास्ट में भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो ग्रुप को एडिशनली हमने ऐड किया है, ठीक ना, इसको बाद में ऐड किया है, तो इसको स्टार्टिंग में और लास्ट में दोनों जगह पे प्लेस किया जा सकता है, ठीक ना। एनसीईआरटी में खैर स्टार्टिंग में है, पर अलग अलग बुक्स में अलग अलग डायग्राम आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट में भी रख सकते हैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो अब धीरे धीरे जब केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी तो जो कैलकुलेशन का पार्ट है कि एटॉमिक मास ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये सब कैलकुलेशन वगैरह, इक्विवेलेंट वेट, मोल्स, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये आप पढ़ते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में ही हम सीखते हैं कि भाई कैसे मास या इक्विवेलेंट वेट ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ मैं जो बता रहा हूँ उसको आप समझो पहले कि जो आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल था, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ जो था, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो ये आपको आना चाहिए बताना कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ क्या है। कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो रिलेटेड किससे है? उनके एटॉमिक मास से। ये लॉ किसने दिया? मेंडलीव ने दिया। अब इस लॉ के बेसिस पर उसको खैर एक नोबेल प्राइज भी मिला। इसके बाद यहाँ पे उसने कुछ चीजें और बताई, ठीक ना, फीचर्स। ऑन व्हाट बेसिस नोबल गैसेज इज अरेंज, तो नोबल गैसेज को किस बेसिस पर अरेंज किया भाई? एटॉमिक मास, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक ना, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, एटॉमिक मास के बेसिस पर ही इनको अरेंज किया गया है। डाउन द ग्रुप एक कॉलम में रखा गया और उसको लास्ट में भी रख सकते हैं और शुरू में भी रख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ठीक ना। अगर मान लो शुरू में है तो भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, और अगर पीरियोडिक टेबल में लास्ट में लिखा है तो भी हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एडिशनली जो है जोड़ा गया था इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि देखो यहाँ पे उसने एक और चीज़ देखी, एक और चीज़ का कॉन्सेप्ट दिया, इसको बोला गया डायगोनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे डायगोनल रिलेशनशिप, तो डायगोनल रिलेशनशिप भी उसको मिला। उसने ये देखा कि जो 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से? लिथियम, मैग्नीशियम, ठीक है ना। यहाँ पे अगर देखें हम लोग
तो देखो यहाँ पे आपके पास है लिथियम, यहाँ पे बेरिलियम, यहाँ पे कौन है मैग्नीशियम, यहाँ पे बोरॉन, एल्युमिनियम, और यहाँ पे अगर देखोगे तो कार्बन और सिलिकॉन, ठीक ना। फिर से बना दे इसको। तो उसने ये देखा कि देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। तो ये क्योंकि एक ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, एक जैसी है। लेकिन लिथियम, मैग्नीशियम जो है वो एक ग्रुप के नहीं है, ठीक है ना, ये अलग अलग ग्रुप के हैं। लेकिन मेंडलीव ने ये ऑब्जर्व किया कि लिथियम, मैग्नीशियम, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या है, सिमिलर उसने पाई ना। मेंडलीव को एक ऑब्जर्वेशन मिला कि लिथियम, मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सिमिलर है। सिमिलर मतलब कि इनके जो कंपाउंड्स हैं, जैसे लिथियम के कंपाउंड्स LiCl ले ले और मैग्नीशियम के कंपाउंड MgCl2 ले ले, तो इनके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी, ठीक। तो कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो एक जैसी थी। जैसे इसका कंपाउंड भी आयनिक है, इसके कंपाउंड भी आयनिक है, इसके कंपाउंड और इसके कंपाउंड में जो आयनिक कैरेक्टर है वो भी लगभग सेम था। इन दोनों कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटीज़ थी वो भी लगभग क्या थी, सेम थी। इन दोनों के कंपाउंड्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो इन दोनों कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है वो भी लगभग क्या है, सेम ही है। तो उसने ये देखा कि लिथियम और मैग्नीशियम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम है। इसी तरह से उसने ये पाया कि बेरिलियम और एल्युमिनियम, इन दोनों के भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या थी, सिमिलर थी, जबकि ये एक ग्रुप के एलिमेंट्स नहीं है। बेरिलियम, मैग्नीशियम अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट है, ठीक। और इसी तरह से बोरॉन और सिलिकॉन, ये दोनों भी जो है एक ग्रुप के एलिमेंट नहीं है, ये दोनों अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट, लेकिन इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्या थी, सिमिलर थी। तो उसने ये बोला कि भाई ये डायगोनल पोजीशन पर है और इनमें कुछ रिलेशनशिप है, तो उसने एक नाम दिया डायगोनल रिलेशनशिप। तो उसने ये बोला कि 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, लिथियम, मैग्नीशियम, ठीक ना, तो लिथियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा कौन, तो बेरिलियम और एल्युमिनियम, और इसके अलावा कौन, तो बोरॉन और सिलिकॉन। तो ये जो 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं कौन कौन से, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, इन 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। और क्योंकि ये एक ग्रुप के नहीं हैं, ये डायगोनल पोजीशन पर है, तो इसीलिए इनमें जो रिलेशन है इसको बोला गया डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक। तो अब याद रखने वाली बात ये है, यहाँ पे कुछ चीज़ें याद रखनी है कि इन 3 की जो प्रॉपर्टीज होती है, किसकी किसकी, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, बोरॉन और सिलिकॉन, इन 3 की प्रॉपर्टी जो है वो एक जैसी होती है, ठीक है। लिथियम, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है, बेरिलियम, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी एक जैसी है, और बोरॉन और सिलिकॉन की भी जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी है। अब इनकी एक जैसी प्रॉपर्टी क्यों है, तो इसको आगे चल के एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फेजान। तो फेजान्स रूल से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक्सप्लेन होती है, या ऐसा क्यों होता है, तो इसको किसने प्रूफ किया, फेजान। तो फेजान्स रूल खैर केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, और मैं इसका रीज़न यहाँ पे थोड़ा बता भी देता हूँ कि ये जो है आपका होता क्या है कि लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, ठीक है, लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+, इन दोनों आयंस पे जो चार्ज बाई सरफेस एरिया, क्या होता है यहाँ पे, चार्ज बाई सरफेस एरिया, चार्ज बाई सरफेस एरिया को चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज डेंसिटी, ठीक ना, या फिर इसको पोलराइजिंग पावर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलराइजिंग पावर। तो चार्ज डेंसिटी या जो पोलराइजिंग पावर है इसको फाई से डिनोट करते हैं, मैथमेटिकली इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, फाई से। तो जो चार्ज बाई सरफेस एरिया का जो रेशियो है किस पे, लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन, जैसे इसका चार्ज बाई इसका सरफेस एरिया, भाई इस आयन का सरफेस एरिया होगा ना, एटॉमिक रेडियस हमें पता ही है, तो 4πr² से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज बाई सरफेस एरिया इसका और चार्ज बाई सरफेस एरिया इसका, जब ये वैल्यू इन दोनों के लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों के लिए वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम आती है, यानी कि फाई ऑफ Li+ इज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज फाई ऑफ Mg2+। तो होता क्या है कि लिथियम और मैग्नीशियम का जो चार्ज बाई सरफेस एरिया जो है, या जो चार्ज डेंसिटी है इन दोनों आयंस पे, वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम। तो जब ये किसी के साथ कंपाउंड बनाते हैं, ठीक ना, या जो कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, तो होता क्या है कि अब क्योंकि इन आयंस पे चार्ज डेंसिटी सेम है, तो इनके कंपाउंड्स में जो आयोनिक कैरेक्टर होता है वो भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और आयनिक कैरेक्टर के सेम होने के कारण इनके कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो इसलिए लिथियम आयन के जो कंपाउंड्स
जिस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं उसी तरह की प्रॉपर्टी कौन शो करता है, मैग्नीशियम आयन के कंपाउंड्स भी शो करते हैं। जैसे कि लिथियम आयन के कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे सॉल्युबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है, इसके अलावा आपका जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, डिसोसिएशन है, जैसे हीट करने पर वो जब टूटता है डिसोसिएट करता है, उसी तरह से मैग्नीशियम के कंपाउंड भी सिमिलर तरीके से ही डिसोसिएट करते हैं। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है ये इन दोनों के लिए क्या है, सेम है, यानी इन दोनों में कुछ रिलेशन है। तो इस रिलेशन को उसने क्या बोला, डायगोनल रिलेशन। और इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में रिलेशन क्यों है भाई, इसकी वैलेंसी तो +1 है, यानी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है और इसका क्या है +2 है। तो भाई वैलेंसी तो अलग अलग है, तो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन प्रॉपर्टीज़ लगभग सेम मिलती हैं। तो सेम इसलिए मिलती है क्योंकि इन दोनों आयंस पे जो चार्ज बाई सरफेस एरिया की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम। यानी इन दोनों आयंस पे चार्ज डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। और चार्ज डेंसिटी के सेम होने के कारण ये दोनों जो आयंस हैं ये एनायन को सेम अमाउंट में पोलराइज करते हैं, और इस कारण से इन दोनों के कंपाउंड्स में जो आयोनिक कैरेक्टर होता है वो लगभग क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। और आयनिक कैरेक्टर दोनों के कंपाउंड्स में सेम होने के कारण इन दोनों के कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो लगभग क्या होती है, सेम होती है। तो इस पॉइंट को हमें याद रखना है। इस सेम रीजन बेरिलियम एल्यूमिनियम के लिए है और सेम रीजन बोरॉन और सिलिकॉन के लिए है। तो इन 3 सेट ऑफ एलिमेंट्स में डायगोनल रिलेशन होता है, और रिलेशन क्यों होता है तो मैंने रीजन आपको बता दिया, दिस इज ड्यू टू सेम चार्ज बाई सरफेस एरिया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है, हालांकि अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये अब रूल आउट हो गया है, इसको इतना पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं एक डेफिनेशन लिखवा दूं कि यहाँ पे उसने कुछ एलिमेंट्स का नाम रखा था ब्रिज एलिमेंट्स। तो ब्रिज एलिमेंट्स जो है, जो आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स एक्सेप्ट आर्गन आर कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट। तो आर कॉल्ड एज ब्रिज एलिमेंट। तो देखो ब्रिजिंग एलिमेंट्स या जो ब्रिज एलिमेंट थे, तो मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स का नाम रख दिया था ब्रिज एलिमेंट, ठीक है। तो अब ये नाम रखा गया था, और अगर कोई बोलता है ब्रिज एलिमेंट तो हमें पता होना चाहिए कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट थे, जैसे सोडियम है, ठीक ना, इसके अलावा आपका, ठीक ना, सोडियम के जैसे बगल में मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो ये जब थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं तो इन एलिमेंट्स का नाम उसने रखा था ब्रिज एलिमेंट्स, ठीक। और ब्रिज एलिमेंट्स नाम उसने इसलिए रखा था क्योंकि जो सब ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है, सब ग्रुप ए और बी का जो कॉन्सेप्ट है वो थर्ड पीरियड के बाद शुरू हुआ था, ठीक ना। बिकॉज यहाँ लिख रहा हूँ मैं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब ग्रुप्स स्टार्ट्स आफ्टर दिस पीरियड। इस पीरियड के बाद ही जो सब ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट हुआ था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका, जैसे सपोज करो सोडियम है, ठीक, तो थर्ड पीरियड तक या तो हमने सब ग्रुप ए को फिल किया है या तो सब ग्रुप बी को फिल किया है, ठीक ना, दोनों को एक साथ फिल नहीं किया है। लेकिन फोर्थ पीरियड से सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी दोनों को हमने फिल किया। अभी यहाँ बनाया था मैंने, तो फोर्थ पीरियड से हमने सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी दोनों को फिल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसने ये बोला कि देखो ब्रिज का मतलब समझते हो आप लोग, एक पुल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे सोडियम जो है, सोडियम के नीचे ये आपका थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड में कौन है, सोडियम, और फोर्थ पीरियड में अपने पास है पोटेशियम और कॉपर। अभी बनाया था हमने पोटेशियम और कॉपर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये जो सोडियम है ये पोटेशियम कॉपर को इस तरह से ब्रिज कर रहा है, ठीक ना, एक पुल का काम कर रहा है, ठीक ना, यहाँ पे ब्रिज। इसी तरह से जो आपका सोडियम के बगल में मैग्नीशियम है, ये अगर यहाँ पे देखो आप, तो कैल्शियम और कैडमियम को एक तरह से क्या कर रहा है, ये ब्रिज कर रहा है, ठीक ना। तो इन दोनों को ये इस तरह से जो है वो ब्रिज कर रहा है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और यहाँ पे मिलता है कि इन पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी लगभग सेम होता है। जैसे Na पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1, पोटेशियम पे +1, कॉपर पे भी +1 +2 दोनों एग्जिस्ट करता है। तो कॉपर का भी एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। मैग्नीशियम आपको 2+ में मिलता है, कैल्शियम भी 2+ में मिलता है, कैडमियम भी किस में मिलता है, 2+ मिलता है। तो इन एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी क्या है, सेम है। तो देखो आपने को बस इतना ध्यान रखना है, एक हालांकि अब कोई पूछता नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछ ले
कि व्हाट आर ब्रिज एलिमेंट्स या ब्रिजिंग एलिमेंट्स। तो ब्रिजिंग एलिमेंट्स किसको बोलोगे आप? तो बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, किसको छोड़कर? आर्गन को छोड़कर, क्योंकि आर्गन बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है और वो किसी को ब्रिज भी नहीं करता है। तो जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोलेंगे। रीजन आपको बता ही दिया, क्योंकि जो सब ग्रुप्स हैं वो फोर्थ पीरियड से फिल करने शुरू किए हैं आपने। तो ये था कुछ फीचर्स अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग मेरिट्स और डीमेरिट्स की। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है और ये आपके क्लास 11th के भी सिलेबस में है। तो फिर से एक बार इसको हम लोग देख रहे हैं, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो इसमें सबसे पहला है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स या बेनिफिट्स या एडवांटेज। तो इसमें मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है इसके मेरिट्स क्या क्या हैं या बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक। तो देखो सबसे पहला जो बेनिफिट है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का वो ये है, ठीक ना, और जो सबसे काम का भी था उस समय पर वो ये था कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल आने के बाद एलिमेंट्स की जो स्टडी थी वो बहुत ही आसान हो गई थी। मेंडलीव के पहले एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम था, लेकिन मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जब आया तो एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया। तो जो सबसे पहला एडवांटेज था वो ये था कि द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तो द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स ईजियर। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स ईजियर। एलिमेंट्स की जो स्टडी थी वो बहुत आसान हो चुकी थी। सेकंड पॉइंट क्या है? तो देखो सेकंड पॉइंट ये है, जो इसमें मेजर जो इसका बेनिफिट था वो था, आपको अगर याद होगा क्लास 10th में आपने पढ़ा भी है, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट, ठीक है ना। तो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ठीक। तो प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स में उसने बहुत सारे जो एलिमेंट्स थे जो कि उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे उसको उसने बता दिया था पहले ही कि ये एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, ये एलिमेंट कुछ समय के बाद जो है वो डिस्कवर होगा। अब जैसे उसने ये काम कैसे किया होगा तो उसको थोड़ा समझ भी लें कि यहाँ पे अपने पास जैसे जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाया तो इस तरह से उसका पीरियोडिक टेबल था। तो उसने ये काम कैसे किया था कि देखो जैसे यहाँ बोरॉन है, यहाँ कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, यहाँ कौन है? सल्फर है। इसी तरह से यहाँ पे अपने पास गैलियम है, जर्मेनियम है, यहाँ पे अपने पास आर्सेनिक है, सेलेनियम है, इसके आगे और भी हैं। अब जैसे सपोज करो, जैसे एक एग्जांपल से समझे कि जैसे जर्मेनियम जो है, तो जर्मेनियम उस समय जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था, ठीक है ना। मेंडलीव के टाइम पे जैसे जर्मेनियम अपना जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ था। अब जर्मेनियम से मान लो डिस्कवर नहीं हुआ है, तो जब एलिमेंट को उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज करना शुरू किया तो उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? सिमिलर होनी चाहिए। तो गैलियम के जो जर्मेनियम जो था, अब जैसे इसने पहले यहाँ गैलियम रखा, ठीक है ना, गैलियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन उसको मिला होगा? आर्सेनिक। तो भाई जर्मेनियम तो डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो आर्सेनिक को उसने यहाँ रखा होगा, लेकिन उसने ये देखा कि भाई आर्सेनिक की जो प्रॉपर्टी है वो तो कार्बन सिलिकॉन से मैच नहीं करती है। आर्सेनिक की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से। तो आर्सेनिक को उसने यहाँ पे रख दिया। तो ये जो स्पेस था, इस स्पेस को उसने खाली छोड़ दिया, ठीक है। स्पेस को उसने क्या किया? खाली छोड़ दिया। तो उसने इस तरह से बहुत सारे जो स्पेस थे वो खाली छोड़ दिए और उसने ये बोला कि ये जो एलिमेंट है ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है, ये एलिमेंट थोड़े समय में डिस्कवर होगा। और उसका जो प्रॉपर्टी था वो भी उसने बता दिया। उसने ये बोला कि उसका जो एटॉमिक मास होगा वो इसके एटॉमिक मास से ज़्यादा होगा और इसके एटॉमिक मास से कम होगा, एक तो उसने ये बता दिया। दूसरा चीज़ कि भाई कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी कितनी होगी? 4 होगी। तो वैलेंसी वगैरह भी उसने पहले से ही बता दिया था, यानी प्रॉपर्टीज़ को उसने पहले से ही बता दिया था कि जब ये एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो यहाँ पे अपने पास प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट में ही लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस, तो ही लेफ्ट एम्प्टी स्पेसेस फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स,
तो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, तो जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं उनके लिए खाली स्पेस उसने जो है वो छोड़ दिया था। ये वैसे भी आपने पढ़ भी रखा है, और आपको अगर याद होगा तो उसने इनका नाम भी दे दिया था उस समय, और इसका नाम उसने दिया था बाई ए का प्रीफिक्स, ठीक ना, एंड नेम्ड देम बाई ए का प्रीफिक्स, ठीक ना। ए का प्रीफिक्स से उनका नाम रख दिया था। जैसे कि जर्मेनियम उस समय नोन नहीं था, तो जर्मेनियम के या जो ये जो एलिमेंट था इसके जो जस्ट ऊपर वाला जो एलिमेंट था उसके पीछे ए का प्रीफिक्स लगा दिया था। तो इस एलिमेंट का उसने नाम रखा था ए का सिलिकॉन, ठीक ना। क्या नाम रखा था इसका? ए का सिलिकॉन। हालांकि ये नाम अब यूज नहीं करना है क्योंकि अब आईयूपीएसी नाम इसका दे दिया जा चुका है, और इसका आईयूपीएसी नाम क्या है? जर्मेनियम, ठीक ना। तो इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो उस समय नोन नहीं थे, और उन एलिमेंट्स के लिए खाली स्पेस छोड़ दिया, और उसके जस्ट जो ऊपर वाला एलिमेंट था उसके पीछे उसने जो प्रीफिक्स लगाया वो क्या लगाया? ए का। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि जैसे ए का ब्रोमीन, ठीक ना, क्या क्या लिखा मैंने यहाँ पे? ए का ब्रोमीन। तो ए का ब्रोमीन जो है, ठीक ना, ये कौन सा एलिमेंट होगा? मान लो इस तरह क्वेश्चन आता है, तो ए का ब्रोमीन मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट। तो ब्रोमीन के जस्ट नीचे वाला एलिमेंट अपना कौन सा है? आयोडीन। तो आयोडीन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए का ब्रोमीन, ठीक ना। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट था, तो नेक्स्ट बेनिफिट समझ लें यहाँ पे। नेक्स्ट बेनिफिट ये था इसमें कि मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें जो है उसने बहुत सारे का जो एटॉमिक वेट था उसको रेक्टिफाई किया था, ठीक। तो इसमें ही रेक्टिफाइड, थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि ही रेक्टिफाइड द एटॉमिक मास ऑफ मैनी एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम was considered as 13.5 बिफोर मेंडलीव। तो देखो मेंडलीव से पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना माना जाता था? 13.5। एटॉमिक मास का एक फॉर्मूला भी होता है। एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है, जैसे मुझसे कोई भी पूछ रहा था कि सर एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और जो है तमाम तरह के फॉर्मूले हैं, और ये फॉर्मूले आप फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हो। एक फॉर्मूला है जो हम रिडॉक्स रिएक्शंस चैप्टर में पढ़ते हैं। एटॉमिक मास का फॉर्मूला है इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी जो है, इस फॉर्मूले से आपको एटॉमिक मास जो है वो मिलता है। इक्विवेलेंट वेट जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, और अलग अलग एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होता है। तो बेरिलियम का जो इक्विवेलेंट वेट है ये होता है 4.5, ठीक ना। बेरिलियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 4.5। तो पहले, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो आप कि अभी मैंने आपको बताया कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम इनके बीच में क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप। अर्थ यानी इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? लगभग सिमिलर। अर्थ के क्रस्ट में सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम, ठीक। तो एल्यूमिनियम जो है, इस पे हमें पता है कि एल्यूमिनियम पे चार्ज कितने का होता है? 3+। तो हमें ये पता था कि एल्यूमिनियम पे 3+ का चार्ज होता है, ठीक। और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो एल्यूमिनियम से मैच भी करती है। तो पहले सबको ये लगा कि बेरिलियम का भी जो वैलेंसी है वो कितना होना चाहिए? 3+ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो किसे मैच कर रही है? एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम पे चार्ज हमें पता है कि कितना होता है? 3+ होता है। तो पहले ये मान लिया गया था कि बेरिलियम पे भी जो चार्ज है वो कितना होगा? 3+। तो पहले बेरिलियम की वैलेंसी 3 मानी जाती थी। तो यहाँ पे अगर बेरिलियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करें तो ये आपको 4.5 × 3, यानी कि ये जो है आपको कितना मिल जाएगा? 13.5। तो बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है ये पहले हमें मिलता था 13.5, ठीक। लेकिन जब मेंडलीव आया तो मेंडलीव ने सभी एलिमेंट को सही पोजीशन पर फिट किया, ठीक ना। पीरियोडिक टेबल में सही पोजीशन पर सबको रखा उसने। तो जब उसने सबको सही पोजीशन पर रखा तो उसने ये देखा कि जो बेरिलियम है वो एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले में आ रहा है। अब एल्कलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम के नीचे कौन है? तो बेरिलियम के नीचे है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब मैग्नीशियम पे जो चार्ज है वो 2+ का, इस पे 2+ का, इस पे 2+ का, इस पे भी 2+ का।
तो उसने ये बोला कि भाई बेरिलियम का जो सही पोजीशन है वो यहाँ पर है, और इन सब पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ है तो बेरिलियम पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 2+ ही होगा। ठीक, तो उसने सबसे पहले बेरिलियम की वैलेंसी को रेक्टिफाई किया, और बेरिलियम की जो वैलेंसी, ये वैल्यू गलत है, बेरिलियम की जो वैलेंसी है उसने बोला कितना होगा, 2 होगा, और 2 रख के जब कैलकुलेट किया तो बेरिलियम का जो एटॉमिक वेट है वो कितना मिला, 9, जो कि एक्सपेरिमेंटली सही भी निकला। ठीक है ना। तो इस तरह से उसने बहुत सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट था उस एटॉमिक वेट को उसने रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई कैसे किया, तो उसको सही पोजीशन पर उसने फिट किया। सही पोजीशन पर फिट करने से सही वैलेंसी पता चली। वैलेंसी पता चलने से उसने यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैलेंसी को पुट किया, और वैलेंसी पुट करने से उसको क्या मिला, एटॉमिक मास। ठीक ना। तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट क्लास में अब बात करेंगे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद शुरू करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कि ये पीरियोडिक टेबल हमें पता कैसे चला, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें सबसे पहला आपका मोज़लेज एक्सपेरिमेंट। तो ये सब अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आप लोग को एक PDF में सेंड कर दूंगा पीरियोडिक टेबल का, और एक असाइनमेंट भी सेंड करूंगा मैं, तो उसको भी आपको रीड करना है और क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व भी करते चलना है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन उसमें अरेंज्ड है, तो क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी और बढ़ेगी। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची।